नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग सेल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्लास नंबर 4 देख रहे होंगे कोशिका चैप्टर में। देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें खत्म कर लिया है और जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है जैसे कि ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई और जहां भी अगर कह लिया जाए भाई, मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं अप टू पीसीएस लेवल पे, किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने कोशिका में सबसे पहले क्या समझा था कि कोशिका के कंसेप्ट के बारे समझा था कि कोशिका कोई स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट हम क्यों कहते हैं, यानी कि कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, या फिर हम उसे फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूलभूत इकाई क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या जाना था कि सेल थ्योरी। ठीक है, देखिए उसके बाद हमने देखा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हमने 3 साइंटिस्ट के नाम देखे। एक था आपका सिल्डेन, एक हो गया स्वान और एक हो गया आपका रुडोल्फ विर्चॉ। 1838 में जो बॉटनिस्ट रहे, फिर 1839 में जो आपके जूलॉजिस्ट रहे और रुडोल्फ विर्चॉ जिन्होंने फाइनली ये बताया कि नई कोशिका का फॉर्मेशन या फिर कहा जाए कि न्यू सेल का जो निर्माण या फॉर्मेशन होता है पुराने कोशिका के विभाजन से, जिसको हमने मॉडर्न सेल थ्योरी का भी नाम दे दिया। इन्होंने प्लांट के सेल के ऊपर स्टडी करके बताया कि उसके जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। इन्होंने एनिमल की कोशिका के ऊपर अध्ययन करके बताया कि जो आउटर लेयर होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर सेल थ्योरी को जब हमने पढ़ लिया, फिर इसके बाद हमने कोशिका के हर एक एक अंग को समझा। ठीक है, तो उसमें हमने अभी तक टोटल 7 कोशिकांग के बारे जान लिया और उसी बीच हमने बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट के बारे जाना कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, जो लिविंग सेल की खोज किसने की थी, किस ईयर में की गई थी, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन रहे हैं। फिर उसी में हमने फिर सेल के 2 विभाजन किए थे। चलिए इसको भी मैं आपको बता दूं। सेल का एक तो हमने पहले सबसे नंबर के अकॉर्डिंग विभाजन किया जिसको हमने कहा यूनिसेल्युलर, और एक हो गया आपका मल्टी सेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। इसमें आपको मैंने बताया कि केवल एक कोशिका या फिर सेम टाइप ऑफ सेल उपस्थित होते हैं, एक से अधिक सेल उपस्थित होते हैं, हर कोशिका का अपना अलग अलग कार्य होता है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं भाई, श्रम में विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। ये एनसीईआरटी की हर एक लाइन है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका एग्जाम्पल आपको मैंने कहा याद रखिएगा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, उसके बाद यूग्लिना, ईस्ट, लाइडोमोनास। ये 6 के 6 नाम आपको एकदम टिप में होने चाहिए। इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर मैंने आपको बताया कि यही जो सेल है इसी को मैंने आगे फिर से डेवलपमेंट के आधार पर विभाजित किया था। ठीक है, यानी कि विकास के आधार पर विभाजित करा, जिसमें एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक और एक हो गया आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही प्रो मतलब क्या होता है, काफी प्राचीन, काफी पुराना यानी कि प्रिमिटिव, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इसकी जो न्यूक्लियस है बहुत पुरानी। बहुत पुरानी मतलब याद करिए नोकिया का फोन। और यूकैरियोटिक में यू होता है न्यू, यानी कि न्यू एडवांस जो अभी आपके पास एप्पल का फोन है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में मैंने क्या बताया कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड कंडीशन में होता है या फिर कह सकते हैं अविकसित होता है। इसलिए हम बहुत सारी किताबों में पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में आपके सारे कोशिका के अंग क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, यानी न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि पूरे एडवांस्ड, विकसित, डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। इसमें सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें इसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें सारी की सारी चीजें एब्सेंट होती है। अब यहाँ न्यूक्लियस ही विकसित नहीं हुआ तो क्या उसकी झिल्ली विकसित होगी? नहीं, यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। फिर हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें मैंने बताया आपको 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो डीएनए पाया जाता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सर्कुलर होती है, इसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। फिर जितने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो अभी मैंने बताया अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हो जाएंगे। और यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको क्या बताया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर मैंने ये बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है काफी प्रिमिटिव, प्राचीनतम ये आपकी कोशिका है, अनडेवलप्ड कोशिका है, तो इसके किसी भी कोशिकाओं को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके हर कोशिकाओं को आप डिफ्रेंशिएट मतलब पहचान कर सकते हैं कि कौन सी कोशिका कि कौन सी अंग है, उसका काम क्या है।
तो अब मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे विभाजन कैसे होगा, यानी कि न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे मिटोसिस डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे आपका मैंने बताया था बाइनरी फिजन, और यहाँ मैंने बताया था मिटोसिस और मायोसिस दोनों, ये आप वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने जो है आपको सारे कोशिकांग के पूरे डिटेल अध्ययन किए, जिसमें सबसे पहले हमने जाना सेल वाल के बारे में, यानी कि कोशिका भित्ति। सब कुछ मैंने देखा, सब कुछ मैंने आपको बताया, प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की, इंसेक्ट की, हर एक चीज की, लेकिन ये एनिमल सेल में उपस्थित नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन के बारे, यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फॉस्फोलिपिड की बाइल लेयर से बनी होती है, जिसमें आपको मैंने फुल कंसेप्ट दिया डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस का, पूरी डिटेल, कम से कम 15-20 मिनट का वो लेक्चर रहा। फिर हमने देखा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में हमने फिर आपको दो कैटेगरी में रखा, एक हो गया आपका रफ ईआर और एक हो गया आपका स्मूथ ईआर। रफ हमने उसको बोला जहां पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट थे, स्मूथ हमने उसको कहा जहां राइबोसोम एब्सेंट थे। इसका काम हो गया राइबोसोम का प्रोटीन का संश्लेषण करना, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कार्बोहाइड्रेट और फैट का फॉर्मेशन करता था। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो फैट और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या होता था, एक मैंने आपको बताया था कि एक पैकेट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि इसको हम कहते थे वेसिकल। और यही इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में मैंने बताया था कि इसके 3 घटक होते हैं मेरे भाई। एक होता है आपका सिस्टर्नी, याद करिए ये सारे पॉइंट मैंने, सॉरी, ये 3 आपको जो घटक मैंने बताए थे, एक था आपका सिस्टर्नी था, एक था आपका ट्यूब्यूल और एक था आपका वेसिकल। ठीक है, सिस्टर्नी क्या था आपका, लंबी और चपटी नलिकाएं थी जाली नुमा, और ट्यूब्यूल्स में क्या था, ये छोटी होती थी और काफी ज्यादा जाली के नुमा में स्ट्रक्चर में होती थी। वेसिकल तो ये आपका जो पैकेट का फॉर्मेशन हो गया था, और ये क्या होता था भाई, एक स्केलेटन की तरह काम करता था, यानी कि एक ढांचा प्रोवाइड करता है ना, जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन पार्ट कंकाल तंत्र, उसी प्रकार कोशिका का हम इसे कंकाल तंत्र कहते थे। अब ये जो वेसिकल है, उससे बाद फिर हमने जाना राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम का हमने फिर पूरा का पूरा डिटेल अध्ययन किया, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, 70S 80S राइबोसोम। 70S में फिर हमने देखा क्या कि 50+30 और यहाँ पे देखा 60+40, तो ये दोनों जुड़े कैसे थे, मैग्नीशियम आयन से, ये सारी चीजें हमने देखा। फिर ये जो वेसिकल प्रोटीन फैट जो आया था, इसको लेकर के जा कौन रहा था, गोल्जी बॉडी, जिसको हमने ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा। इसके बाद यही कुछ वेसिकल में कुछ इंजाइम मिल जाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था भाई, लाइजोसोम का नाम दिया। फिर वैक्यूल्स देखा कि आपके एनिमल और प्लांट सेल में, स्पेशली जब प्लांट सेल में देखा गया तो एक बहुत अधिक स्पेस में खाली स्पेस मिला है, यानी कि सेल का जो साइज है उसका 80 to 90% वॉल्यूम के आकार का आपको एक खाली स्पेस मिलता है, जिसको हमने कहा वैक्यूल्स। जिसमें क्या होता है, जितने भी वेस्ट पदार्थ हो गए या फिर एज ए स्टोरेज फूड, प्लांट क्या करते हैं, स्टोर करके रखती है, लेकिन एनिमल में इसका साइज हमें काफी छोटा मिला। बहुत सारे अमीनो एसिड ये सब मैंने बताया यहाँ स्टोर होता है। और आज हम फर्दर स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, इतना चीज बताने के पीछे का लॉजिक बस ये रहा कि आपने जो जो चीजें पढ़ा एक बार फटाफट रिवाइज, क्योंकि मैंने जो आपको कंटेंट दिया है, अब यही कंटेंट को आप रिवाइज करने में मैं फाइनली जब आपको सेल चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा, और ऑलमोस्ट मान के चलिए सेल चैप्टर को पढ़ने में आपको कितने पेज को मैंने पढ़ाऊंगा या मैं कितने पेज का कंटेंट आपको दूंगा, तो मान के चलिए कम से कम 30 पेज। अब ये 30 पेज का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा एक सिंगल लाइन नहीं होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, एक ऐसा कोई डायग्राम नहीं होगा जो आपको नहीं बताया जाएगा, हर एक चीज। और यही 30 पेज को खत्म करने के लिए, देखिए खत्म करना मतलब क्या है, पूरा कंसेप्चुअली खत्म करना, हर एक डायग्राम को समझ करके पढ़ना, और वो हर एक फैक्ट स्टैटिक पार्ट भी इसमें इंक्लूड कर देना, वो सारी चीजें इस 30 पेज में होंगे। तो इसको पूरा समझ करके खत्म करने में एटलीस्ट कम से कम 5 घंटे का समय लगेगा, एक बार जब आप पढ़ेंगे तब। अब यही 5 घंटे को हम लोग दिखाएंगे आपको कि इस 30 पेज को मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे खत्म करेंगे। फिर दूसरे अटेम्प्ट में इसको हम रिड्यूस करके 10 से 12 मिनट में ले आएंगे, और तीसरे अटेम्प्ट में यही हमारा 5 से 7 मिनट का काम हो जाएगा। मतलब 5 से 7 मिनट में अगर आप सेल रिवाइज कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में यही समय आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम अभी कितना समय लगा, 5-7 मिनट में मैंने सारी चीजें रिवाइज करवा दी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, और आज हम लोग केवल फोकस ही माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर करने वाले हैं इस क्लास नंबर 4 में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेंदी पार्ट है, थोड़ा सा टिपिकल है, हर एक रिएक्शन समझना होगा, और एनसीईआरटी में बहुत कम लाइनों में 10 से 12 लाइन में चीजें समाप्त है।
लेकिन उससे ऊपर जाके आपको जानकारी रखनी होगी। जितने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुई है ग्रुप डी से लेके बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस तक, यहाँ तक कि यूपीएससी के सीडीएस एनडीए में, वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आज के क्लास के बाद। तो ये क्लास वही इसी तरह से मैंने तैयारी किया है कंटेंट को, कि वहां पे क्या क्या पूछा गया, एनसीईआरटी से बाहर जाकर के क्या पूछा गया, वो सारी कंटेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम देख रहे होते हैं माइटोज और कॉन्ड्रिया, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? माइटोज का अर्थ होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है ग्रेन्यूल। जिसे हिंदी में कहेंगे सूत्र और इसके कहेंगे कनिका। तो यानी कि सूत्र कनिका भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और एक और नाम है जो आपके एग्जाम के सीडीएस के पेपर में पूछा गया था कि कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कॉन्ड्रियोसोम भी कह देते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? अभी कुछ समझने वाली बातें नहीं है भाई। अब आइए बात करते हैं। देखिए, जो आपके यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल आपको समझ में आ रहा है, जहां पे ट्रू न्यूक्लियस और सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होते हैं, उसमें अनेक सूक्ष्म गोलाकार, मैं डेफिनेशन बता रहा हूं अभी, माइटोकॉन्ड्रिया को समझिएगा। यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल है, उस यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित जो आपके साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव है, उसमें कई आपको सूक्ष्म गोलाकार संरचना, धागे नुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको संरचना मिलेगी, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब पहले इसको आप एक फिगर में देखिए जो किताबों में दिखाया जाता है, फिर हम लोग अपने हाथों से बनाएंगे और उसको हम लोग समझते हुए चीजों को खत्म करेंगे। तो चलिए यहां पे आ जाइए इस फिगर में। तो ये आपका प्लांट सेल है। चलिए इसको हटाया जाए। पहले देखिए, सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को अगर खोजे तो आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी ये कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया स्थित है, पहले हमें ये बताइए। तो ये आपका क्या है भाई? प्लांट सेल है। प्लांट सेल किसका एग्जाम्पल है भाई? यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। तो यहां पे भी देखिए होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सर। यानी यूकैरियोटिक सेल के यहां पे क्या उपस्थित होता है? फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं सर? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में आपका उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी मैंने बताया कि कैसे बहुत ही सूक्ष्म गोलाकार, तो देखिए सूक्ष्म गोलाकार धागे नुमा स्ट्रक्चर देखिए अंदर में आपको इस प्रकार से मिलेगा। फिंगर लाइक, जैसे फिंगर कैसे बाउंडिंग होता है या मुड़ा हुआ था, उस ऐसा ही आकार में आपको मिलेगा। और कई सारी संरचनाएं, जैसे एक और यहाँ मिल जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी देखिए एक ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक ये हो गया। ऐसी सूक्ष्म, मतलब कि डिपेंड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी डिपेंड करती है कि वो कैसा सेल है। कैसा सेल कहने का मतलब क्या है सर? अब जैसे समझिए, एक हो गया आपका हार्ट, ठीक है, और एक हो गया आपका हैंड। ये है क्या? पहले ये बताइए सर। एक ऑर्गन है, यानी कि ये सर क्या है? आपका एक अंग है। और हैंड भी क्या है सर? ये भी क्या है? आपका ऑर्गन है, यानी ये भी क्या है सर? अंग है। तो आपको पता है, मैंने बताया है कि ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं? बहुत सारे आपस में जब टिश्यू मिलते हैं। और ये टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब बहुत सारे आपस में सेल मिलते हैं। यानी हार्ट में क्या उपस्थित होगा भाई? सेल ही उपस्थित होगा। इस हैंड में भी क्या उपस्थित होगा सर? सेल ही उपस्थित होगा। अब एक बात हमें बताइए, कॉमन सेंस है, हार्ट जो हमारे बॉडी में है और जो हैंड आपके जो बॉडी में है, दोनों में अगर आप कंपैरिजन कर लें तो सबसे ज्यादा किसकी एक्टिविटी होती है? एक्टिविटी कहने का मतलब कौन सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है? मतलब 24 घंटा वो कुछ ना कुछ अपने आप को एक कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है। जैसे कि आप घर में, या जब आप एक घर में रह रहे होते हैं, या फिर आप जब कैसे कोई आप जैसे कि रेलवे के कोई भी ऑफिस में चले जाएं, ठीक है, या कोई भी आप ट्रैफिक कंट्रोलर के ऑफिस में चले गए, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कि क्या डिफरेंस देखते हैं? तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा नहीं रहती, बीच में कटती है। लेकिन वहां ऑफिशियली वर्क है, ट्रेन का हर एक अपडेट चाहिए। वहां अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो वहां पे क्या भाई? वहां की सक्रियता, वहां की एक्टिविटी जो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देखा जाए तो क्या है? बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली आपके घर में। उसी प्रकार आपका जो हार्ट है और जो हैंड है आपके बॉडी में, हार्ट जो है 24 घंटा धड़क रहा होता है। हैंड तो आपके ऊपर जब आपको काम होता है तो आप उसको मूवमेंट कराते हैं। तो जो हार्ट की जो सेल होगी और जो हैंड की जो सेल होगी, दोनों में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है भाई सक्रिय? कौन सी सेल होगी? हार्ट की सेल होगी। तो अब ज्यादा अगर ये सक्रिय है तो भाई ये ज्यादा काम कर रहा होगा। अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो इसको क्या चाहिए? ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर ये कम काम कर रहा है तो इसको कम एनर्जी चाहिए, है ना? तो जिस भी बॉडी की जो भी पार्ट
या जो भी अंग, और अंग कह रहे हैं यानी वो अंग कैसे बना होगा, कोशिका से। तो वो अंग अगर बहुत अधिक सक्रियशील है तो उसको बहुत अधिक एनर्जी चाहिए, और अगर बहुत अधिक एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैं आज आपको बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करती है, ऊर्जा का फॉर्मेशन करती है एटीपी के फॉर्म में। तो जिस कोशिका की एक्टिविटी बहुत अधिक है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या बहुत अधिक होगी। तो यहां पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया 1000 होगा हार्ट में, यानी कि कोशिका के अंदर उपस्थित जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगी 1000, तो यहाँ पे आपका 200 से 300 ही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर उपस्थित, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी कम है तो इसको एनर्जी कम चाहिए, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। इसकी एक्टिविटी अधिक है तो इसको एनर्जी अधिक चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी। क्लियर है भाई? चलिए अब आइए यहाँ पे, तो यहाँ इसलिए बताया गया ना क्योंकि देखिए यहाँ एक शब्द लिखा गया है, इस शब्द को मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अनेक, है ना, ये वर्ड को ध्यान रखना, अनेक होते हैं यहाँ पे, अनेक सूक्ष्म गोला। अब तो कितना, तो डिपेंड करेगा वो आपका ऑर्गन, यानी ऑर्गन में है उपस्थित सेल, और सेल के साइटोप्लाज्म में ही यानी कोशिका द्रव में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल यानी कि वो अंग जितना ज्यादा एक्टिविटी करेगा वहां उतने ज्यादा संख्या में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगी। कैसी होगी? सूक्ष्म गोलाकार, धागेनुमा या फिर सूत्रनुमा संरचनाएं के रूप में उपस्थित होती है। यहां तक समझ में आ गया? कितना अधिक होगा, कहां ज्यादा होगा, क्लियर है भाई? स्ट्रक्चर कैसी होगी ये भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है। यहां पे अब आगे बढ़ते हैं। 3 साइंटिस्ट रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, आइए उसको पहले क्लियर करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, फुल नाम भी आपसे पूछा गया शिक्षक के पेपर में, अल्बर्ट वान कॉली। मैंने कहा ना कि एक बार जो साइंस कर लिया हमारे से, तो किसी भी लेवल पे जाकर के, रेलवे ग्रुप डी का साइंस हो, एलपी का साइंस हो, या रेलवे साइंस स्पेशल जो मैं करवाता हूं, उसके साइंस पढ़ लेने के बाद अप टू ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक के सवाल आप बनाएंगे। तो साइंटिस्ट का फुल नाम भी शिक्षक के पेपर में, अभी बीपीएससी टीआरई का जो पेपर हो वहां पूछा गया था, अल्बर्ट वान कॉलिकर है, ठीक है। इन्होंने 1880 में क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अब ये जो खोज की गई थी ये भी आपसे पूछा जा चुका है, कहां पे, तो रेखित पेशियों में देखा गया है, स्ट्रेटेड मसल ऑफ इंसेक्ट। अब रेलवे के अगर पेपर में अगर आप देखेंगे सेल का चैप्टर, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप जब हमारा पूरा क्लास खत्म कर लेंगे, आज चौथा क्लास तक जितना हमने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन बनाएंगे आप, तो अब आपको बच्चा जैसा क्वेश्चन लगेगा। लेकिन आज सीडीएस एनडीए का बनाएंगे तो आपको लगेगा कि इस क्लास का इंपॉर्टेंस क्या रहा, इतने डेप्थ में जाकर समझने का, तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। बीपीएससी टीआरई वगैरह का पेपर शिक्षक का यहाँ पे भर्ती होता है, वो सब। तो एक साइंटिस्ट आपका क्लियर हो गया ना भाई, क्या हो गया, अल्बर्ट वान कॉलिकर, है ना। अल्बर्ट वान कॉलिकर ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। सबसे पहले कहां, रेखित यानी कि स्ट्रेटेड मसल ऑफ, यानी कि कीट के जो रेखीय मसल है, पेशियां है, वहां पे खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर 1890 में एक साइंटिस्ट आएंगे अल्टमैन, उन्होंने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया था, यानी कि सेल के अंदर जो इसकी उपस्थिति है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको बताया किसने, अल्टमैन ने। और इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। तो अब स्टूडेंट कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई खोज किसने किया, कॉलिकर ने किया, अल्टमैन ने किया, और एक साइंटिस्ट का नाम आएगा अभी बेंडा। तो तीनों का रिलेशन है। सबसे अगर पहले देखा जाए तो 1880 में इसकी खोज कर ली गई थी कीट में, अभी मैंने बताया रेखित पेशीय कीट में। लेकिन अल्टमैन ने 1890 में इन्होंने बताया प्रेजेंस इसकी सेल के अंदर होती है, और इसका नाम इन्होंने बायोप्लास्ट नाम दिया। और फिर 1897 में बेंडा साहब आएंगे, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, सेल के अंदर जो उपस्थित, ये जो आप माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा साहब ने। इन्होंने प्रेजेंस बताया सेल के अंदर होता, और सबसे पहले खोज कॉलिकर। तो अगर आप देख रहे हैं खोज करने वाला कौन है, तो भाई व्यक्ति यही है, उपस्थिति इनका बता रहे हैं अल्टमैन, और इनका नाम दे रहे हैं बेंडा। तो अब जैसे सवाल पूछेंगे आप बना लेंगे, अगर तीनों ऑप्शन रहेगा तो तीनों में अगर बोथ रहा, ठीक है, तो बोथ को टिक करिएगा। तीनों में तीनों का नाम और बोथ ऑप्शन नहीं रहा तो आप कॉलिकर साहब को, यानी कि अल्बर्ट वान कॉलिकर को टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट चलिए, अब आप माइटोकॉन्ड्रिया के पहले स्ट्रक्चर को बढ़िया से देखिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से आपको समझना है। देखिए सबसे पहले जो सबसे बाहरी जो परत आपको दिखाया गया, यानी ये जो हम परत बना रहे हैं, ये हो गया आपका आउटर लेयर। क्या हो गया, ये आपका आउटर लेयर, ये हो गया आउटर लेयर, यानी कि बाह्य झिल्ली जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसी के अंदर एक है आपका इनर मेम्ब्रेन, लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन जो है ना, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, जैसे कि आपका फिंगर मुड़ा हुआ होता है ना, वैसा ही है, ठीक। तो ये आपका हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। तो इसको भी आप देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है
ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंतः झिल्ली, और इसी इनर मेम्ब्रेन को हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टई। क्लियर है यहां तक चीजें कि नहीं, ये बताइएगा। क्रिस्टई क्लियर है? ठीक है सर। अब ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बीच आप देख रहे हैं ये स्पेस आपको दिख रहा होगा, है ना? ये स्पेस आपको दिख रहा है कि नहीं भाई? ये स्पेस आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा। तो ये स्पेस को हम लोग नाम दे देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, सब कुछ एरो करके दिखा दिया गया है कहां पे क्या चीजें दिखाई गई है। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक है भाई। अब आगे बढ़िए, देखिए ये आपका इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन क्लियर हो गया, इनर आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, क्रिस्टई को ही इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके बीच जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होते हैं। तो जो क्रिस्टई है या फिर जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो ये खाली स्पेस आप देख रहे हैं, यहां पर जो क्या क्या चीजें, कुछ सब्सटेंस उपस्थित होते हैं, जैसे कि इंजाइम उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है, आरएनए उपस्थित होता है, क्रोमेटिन फ्लूइड उपस्थित होते हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंस और फ्लूइड उपस्थित होते हैं। तो ये खाली स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। क्लियर हो गया भाई? यानी ये सारे नाम पहले अभी याद रखिए, इसके जितने संरचना के बारे में आपको बता रहा हूं, हर एक नाम आपको याद होना चाहिए। मैट्रिक्स क्लियर है भाई? ई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक खाली स्पेस होता है जहां कुछ सब्सटेंस और फ्लूइड उपस्थित होते हैं, इंजाइम हो जाएंगे, यही इंजाइम होंगे जो एटीपी ऊर्जा के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। कुछ आपको डीएनए मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए मिलेंगे, क्रोमेटिन होंगे, तो ये सारे, और कुछ फ्लूइड भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। अब जैसे कि यहां देखिएगा आपको दिखाया गया है, ये हो गया आपका डीएनए, ठीक है, ये हो गया आपका डीएनए, ये हो गया आपका राइबोसोम, यानी राइबोसोम कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा आरएनए होगा? आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। याद करिए हमने आपको बताया था आरएनए के स्ट्रक्चर में, आरएनए के टाइप में, ये आरएनए के 3 टाइप होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। मैसेंजर यानी कि एमआरएनए, ये बतलाता है कि कोशिका के किस अंग को कितना प्रोटीन की आवश्यकता है, तो जाकर के ये राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोटीन जब बन जाएगा तो इसको लेकर के जाएगा उस कोशिकांग तक, कौन? तो टीआरएनए, यानी कि इसको ट्रांसफर आरएनए या ट्रांसलेशन आरएनए भी का नाम दे देते हैं। ये हमने देख लिया है पहले। ये हो गया आपका, और कुछ फ्लूइड भी आपको दिख रहे होंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब आइए जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो आपको क्रिस्टई जिसका हमने नाम दिया है ना, इस क्रिस्टई को मैं अभी बाहर एक निकालूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब इस क्रिस्टई में ना आपको इस प्रकार से शेप देखने को मिलेगा, इस प्रकार का, जिसे हम ऑक्सीजोम कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसी को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीजोम का। इसको हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीजोम, ठीक है। यानी कि ये अगर आप थोड़ा सा इस फिगर को जूम किया जाए, तो अगर आप इस फिगर को देख पा रहे होंगे, देखिए ध्यान से, तो यहां पे आपको दिखाया गया है, ये देख सकते हैं यहां पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज और समझिए, ये जो डीएनए जो दिखाया गया ना, यहाँ पे डीएनए को ऐसे दिखाया गया था, ठीक है, अगर उस फिगर में क्लियर नहीं आ रहा है ऐसे। और याद करिए ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर आपको मैंने कहां बताया था? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए यानी कैसा होता है? ऐसे ही गोलाकार संरचना में होता है, याद है? यानी कि इतना तो अब आपके माइंड में थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हो रहा होगा, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए सर्कुलर फॉर्म में है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये एज ए प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्यों होगा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो डीएनए होता है वो गोलाकार स्ट्रक्चर की होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो डीएनए होता है वो गोलाकार स्ट्रक्चर में होती है। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए? जी हाँ, सेल में, चलिए आइए इधर देखिए, सेल में जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आपके, तो सेल के अंदर अभी हम लोगों को न्यूक्लियस पढ़ना बाकी है। तो सेल का ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर भी आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। और स्पेशली जो इसी कोशिका की जो एक कोशिकांग अभी मैंने आपको बताया, यानी कि ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया बताया, इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। और इसके अंदर यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म आपका राइबोसोम होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए ये थोड़ा डिफरेंस करने की समझिए चीजों, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल कहते हैं,
या फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल विथ इन यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ये इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। अच्छा खैर उसको अभी छोड़िए, यहाँ तक अभी नाम वगैरह फिगर वगैरह क्लियर है। हमने अभी आपको बताया ऑक्सीजोम के बारे में, ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर अभी माइंड में क्लियर है। डीएनए कैसा है भाई, सर्कुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये हो गया आपका ऑक्सीजोम। ठीक है, ये क्या है सर आपका ऑक्सीजोम, इसको पूरा डिटेल हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब आ जाइए आगे, देखिए अभी अच्छा एक चीज और समझिए, ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है ना, यानी ये जो आप आउटर मेम्ब्रेन को जो देख रहे हैं, जिस प्रकार से आपने सेल मेम्ब्रेन में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फोलिपिड किसका कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटीन और फैट का। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की भी जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो भी फॉस्फोलिपिड की ही बनी होती है, यानी कि प्रोटीन और फैट की बनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी आवरण है यानी आउटर मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड यानी कि प्रोटीन और वसा की बनी होती है। अब आइए ऑक्सीजोम, आपको क्लियर है, जो क्रिस्टई है उसमें फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर आपको क्रिस्टई जिसको हम नाम दे रहे हैं, उसी में बहुत सारे संख्या में आपको जो एक स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बना के दिखाया था जिसको हमने ऑक्सीजोम का नाम दिया था। तो ऑक्सीजोम की संख्या प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में कम से कम एक माइटोकॉन्ड्रिया में 10,000 से लेकर 1,00,000 तक होती है। अब इसका काम क्या है, अब इसके फुल स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए ये जो मैंने अभी आपको एक इस फिगर को, ये जो आप मैंने बनाया ना, इस एक को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, इस एक को मैं बाहर निकाल के अब मैं आपको फुल स्ट्रक्चर इसका दिखा रहा हूं। इस प्रकार से ये इस प्रकार से होता है आपका ऑक्सीजोम। इस पार्ट को हम बोलते हैं बेस, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे भाई, हेड कहेंगे। ये बेस हेड तो एक नॉर्मल कॉमन भाषा है कि भाई नीचे आधार है और ऊपर है तो हेड है या टिप भी बोल सकते हैं। लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया में इसका नाम जो है और इस नाम में इसका काम क्या है उसको समझिएगा। तो जो बेस पार्ट जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं F0 पार्टिकल्स भी। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, F0 पार्टिकल। और जो हेड आपको दिख रहा है उसको हम F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि ये जो आपके क्रिस्टई में जो 10,000 से 1,00,000 की संख्या में जो पाए जाने वाला जो ऑक्सीजोम है उसकी स्ट्रक्चर की मैं बातें कर रहा हूं कि ये पार्ट उसका बेस हो जाता है और ये पार्ट हो जाता है हेड, जिसको हम F0 पार्टिकल और इसको हम F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो F0 F1 पार्टिकल पूछा जाएगा तो आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम से रिलेट अब कर पाएंगे। अब इसका काम क्या है आखिर, इस ऑक्सीजोम में या इसके स्ट्रक्चर ऑक्सीजोम को जब आपने देखा F0 और F1 को, तो उसका काम क्या है, तो देखिए F0 पार्टिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम पाए जाते हैं। अब इस इंजाइम का क्या काम है ये अभी हम आपको बताएंगे, यानी कि इस F0 पार्टिकल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला इंजाइम पाए जाते हैं। और F1 पार्टिकल में एटीपी सिंथेज इंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एटीपी सिंथेज इंजाइम पाए जाते हैं। एटीपी वगैरह क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एकदम सब चीज लिखी हुई है, एकदम परेशान मतलब अभी बस समझिए। हमने आपको बताया कि सर जो ऑक्सीजोम है, ऑक्सीजोम में मैंने स्ट्रक्चर में 2 पार्ट दिखाया, एक बेस और एक हेड। बेस को हम किस नाम से जानते हैं, F0 पार्टिकल से, और हेड को F1 पार्टिकल से। इसमें कौन सा इंजाइम पाया जाता है सर, तो इसमें पाया जाता है एटीपी सिंथेज इंजाइम, या एटी फेज भी कहा जाता है, एटी फेज इंजाइम भी बोला जाता है। और इसमें कौन सा इंजाइम पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम पाया जाता है। ये जो इंजाइम है, ये दोनों इंजाइम क्या करता है ना, एटीपी के फॉर्मेशन में, मतलब क्या, हमने आपको बताया था कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। कैसे होती है निर्माण, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो इस ऊर्जा के फॉर्मेशन में, ये ऊर्जा किस फॉर्म में बनाती है, एटीपी के फॉर्म में बनाती है। तो इस एटीपी के फॉर्मेशन में ये आपका इंजाइम मदद करता है। तो पूछेगा कौन सा इंजाइम, तो एक तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इंजाइम जो F0 पार्टिकल में पाया जाता है बेस में, और एक इंजाइम है आपका इलेक्ट्रॉन एटीपी सिंथेज इंजाइम जो आपका हेड में F1 पार्टिकल्स में पाया जाता है। तो इस इंजाइम का काम क्या है, समझ में आ रहा है ना भाई, एटीपी की फॉर्मेशन में मदद करता है। चलिए आगे बढ़िए, यहां लिखा गया है ये दोनों इंजाइम एटीपी के निर्माण फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। अब देखिए कैसे क्या होता है, जो आपका ये ऑक्सीजोम आपको देख रहे हैं, या आपने जो बोला ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए यहां मैंने लिखा होगा, इस एक मिनट देखिएगा मैं आपको बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो है आपका ऊर्जा का फॉर्मेशन करना है ना। चलिए खैर छोड़िए, अभी मिल नहीं रहा, होगा तो जरूरी। देखिए यहां मैंने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग जहां कोशिका जो जहां मुख्यतः कार्य ऑक्सीकरण के द्वारा, ये रहा लाइन, देखिए ये लाइन देखिए, यहां मैंने लिखा है ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना, यानी क्या करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना, इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये ऊर्जा का जो फॉर्मेशन होता है ना, ये इसी ऑक्सीजोम के अंदर होता है।
इसी ऑक्सीजोम के अंदर क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, समझे। तो इस ऊर्जा के निर्माण में कौन से एंजाइम पार्ट भाग लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन एंजाइम और ये एक आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये कहाँ होता है ये भी क्लियर आपका। अब आगे देखिएगा, लिखा गया है कि ये जो ऑक्सीजोम में जो एडीपी के फास्फोलिरीकरण यानी कि जो एटीपी का जो निर्माण हो रहा है ना, कैसे हो रहा समझिए। एडीपी के फास्फोलिरीकरण यानी कि फास्फोलिराइजेशन से O2 की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका एटीपी का निर्माण होता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि फास्फोलिरीकरण है क्या। तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन को बाहर एज ए इलेक्ट्रॉन फॉर्म में निकाल के ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, आप नीट का पेपर तो दे नहीं रहे हैं भाई, है। यहां तक बस इतना समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है दोस्त, ऊर्जा का निर्माण करना। तो ये ऊर्जा कहां बन रही है, तो इसी ऑक्सीजोम के अंदर बनती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या है, बहुत सारे एंजाइम भी होता है। और इस ऑक्सीजोम के अंदर 2 एंजाइम मैंने बताया, ये एंजाइम क्या होता है, एटीपी के फॉर्मेशन में मदद करती है। तो ये क्लियर है भाई। इस ऑक्सीजोम में क्या हो रहा है, एडीपी के फास्फोलिरीकरण से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण हो रहा था। फास्फोलिरीकरण जो हो रहा है इसमें जो आपका एटीपी का निर्माण हो रहा है, इस एटीपी के निर्माण में कौन कौन से एंजाइम भी जिम्मेवार है, ये भी क्लियर है, कहाँ उपस्थित है। और ये जो एटीपी का निर्माण हो रहा है इस ऑक्सीजोम के अंदर हो रहा है, ये भी क्लियर है कि नहीं, यहां तक चीजें ये बताइएगा भाई। चलिए अब आइए, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर से कहीं भी कोई दिक्कत है बताइएगा। पहले इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट रिवाइज करते हुए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा टिपिकल है, नहीं समझ में आता है अच्छे से। अगर बहुत अच्छे डेप्थ के क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तब भी बनेगा जब आपके अच्छे कमांड होंगे। हमने बताया सबसे पहले, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में 4-5 नाम। जैसे कि ये सबसे बाहरी लेयर हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये जो फास्फोलिपिड के बने होते हैं। इसके इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बने होते हैं, जिसको हम लोग क्रिस्टई का नाम देते हैं। उसके बाद हमने बताया इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके ऑक्सीजोम उपस्थित होता है। ऑक्सीजोम में हमने आपका इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बताया। F1 पार्टिकल, इसको F0 पार्टिकल कहते हैं। यहाँ एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफॉर्मिंग एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद यही क्या होता है, यहीं पे ये आपका जो है क्या करता है, एंजाइम एटीपी के फॉर्मेशन में मदद करता है। और एटीपी का फॉर्मेशन इसी ऑक्सीजोम के अंदर होता है, इसको हम क्रिस्टल कहते हैं। इसके अंदर जो स्पेस हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड और एंजाइम जो स्पेस भरा हुआ था, इस स्पेस को हम लोग मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये नाम से ये सारी चीजों से क्लियरिटी आपको मिल गई, स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है। डीएनए सर्कुलर होता है। अच्छा, राइबोसोम भी पूछेगा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है, कौन सा राइबोसोम होता है, 2 राइबोसोम है ना भाई, एक 70S और एक आपका 80S। तो याद रखिएगा 70S राइबोसोम पाया जाता है, लिखा हुआ है नोट्स में, परेशानी होना। नोट्स आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहां तक चीजें क्लियर है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या भाई, एनर्जी का फॉर्मेशन करना। अब ये एनर्जी का फॉर्मेशन हो कैसे रहा उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का एक अंग है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, कोशिका का एक अंग है। ध्यान से समझिएगा, फिगर को देखिए यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है आपका, एक कोशिका का अंग है। ये कोशिका का अंग है ना एक माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सर। और कोशिका का यह वो अंग है जहां पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्थान है, एक प्लेस है जिसको हमने कहा मैट्रिक्स। और उसी मैट्रिक्स में जो इनर मेम्ब्रेन के प्लेन में या तल में उपस्थित होता है ऑक्सीजोम, उसके अंदर ही आपका ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया सर, कोशिका का एक अंग है। चलिए आइए पढ़िए इसको, क्या लिखा गया फंक्शन में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग है जहां पे ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब इसका ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैंने अभी आपको बताया था, ये रहा आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जहां मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, यानी जो भी चीजें खाना खाएं आपने, जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, एज ए न्यूट्रिएंट्स आपने लिए, तो उसका क्या किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इसका क्या किया जाता है भाई, ब्रेक डाउन किया जाता है। उस ब्रेक डाउन से क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य समझे। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार से समझिए क्या हो गया, एक फैक्ट्री हो गया जो स्पेस दे रहा है ऑक्सीजन को ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए। ये ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, इसमें एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसका, न्यूट्रिएंट्स का। उस न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और ये ऊर्जा किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहते हैं। उसके बाद यहां मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजोम में ये एंजाइम क्या करता है, एडीपी के फास्फोलिरीकरण से, और ये एडीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हो गए, इसमें ट्राइफॉस्फेट होगा। क्लियर है, ये सब चीज लिखा हुआ नोट्स में। चलिए वही बात आपका फंक्शन में इंग्लिश में लिख दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ द सेल या ऑर्गन ऑफ द सेल वेयर एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेंस मींस in the presence of oxygen, where energy is produced through the digestion of carbohydrate and fats, or we can say that nutrients। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, उसके ब्रेक डाउन करके एनर्जी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ, तो ऑक्सीजोम में। ये आपको इक्वेशन है ग्लूकोज का इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम मैंने बताए हैं, 2 एंजाइम, तो ये ब्रेक डाउन होंगे 6CO2 6H2 और आपका यही एनर्जी, यानी कि ये एटीपी, ये ऊर्जा किस फॉर्म में मिलता है आपको, एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और जिस कोशिका के अंग को चाहिए होगी एनर्जी, उसको ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए भाई कोई भारी भरकम सामान उठाना है अपने हाथों से, ठीक है, तो आपके हाथ को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इस एनर्जी में क्या, इस हाथ क्या अंग है, तो इसमें क्या होगा, सेल होगा, सेल में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ही आपको ऊर्जा देगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाया कैसे, आपने जो खाना खाया है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, उसको ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजोम जो उसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, यहां तक चीजें। तो देखिए अब यहां वही बात लिखी गई है कि यह ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है जहां से उत्पन्न होता है उसको पावर हाउस बोला जाता है, या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कि ये ऊर्जा का क्या है, करेंसी है, एक ऊर्जा का यहीं से ना भाई, करेंसी है, मतलब कि उत्पादन ऊर्जा का यहीं से होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग क्या कहाँ किया जाता है भाई, देखिए तो कोशिका के विभिन्न क्रियाओं के संपन्न करने में होता है, जैसे कि देखिए ये जो आपका ऊर्जा बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी बनाया, तो इसका यूज भाई कैसे होगा, 2 चीज में यूज होगा। एक तो जैसे मैंने आपको बताया ये आपका हाथ है, हाथ में ये जो सेल है, तो इस सेल को चाहिए एनर्जी, तो क्रिया करने के लिए इस एनर्जी का यूज करते हैं। दूसरा कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, जैसे कि सेल के अंदर भी तो भाई क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, तो उसको करने के लिए डाइजेशन होगा, तो उसको करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी कहां से लेंगे, तो इसी एटीपी से लेंगे। तो मेटाबॉलिज्म फंक्शन और रेस्पिरेशन, या बोल सकते हैं फंक्शनल, कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी क्रिया करने के लिए, या फिर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करने के लिए हम इस एटीपी का यूज करते हैं। आपको अगर चलना है भाई, तो पैरों को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। वो एनर्जी बनाएगा कैसे, ऑक्सीजोम में बनाएगा, न्यूट्रिएंट्स जो आप लेंगे, जो खाएंगे उससे। अब यहाँ पे सवाल उठता है, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब ये क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, अब हम नहीं बताएंगे, आपको बता दिए बहुत बार। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, और ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग के समय ही ये मैं बताएं कि ये संख्या अलग अलग क्यों होती है। डिपेंड करता है कि वो जो जीव है या ऑर्गेनिज्म है, अब जैसे कि देखिए एक जीव है आपका, मान के चलिए ये आपका कॉकरोच है, और एक जीव है ये बड़का सा हाथी हो गया, ठीक है। अब इसको जो एनर्जी चाहिए होगा E1 एनर्जी हो गया, और इसको जो एनर्जी चाहिए होगा E2। बताइए सिंपल सी बात, इसको कितना एनर्जी चाहिए होगा, 100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए इसको, तो इसको कितना चाहिए होगा, 2 कैलोरी ऊर्जा। तो इसको 2 कैलोरी से ही अपना काम चला लेता है, इसको 100 कैलोरी चाहिए, तो भाई इसमें जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, तब तो जाके इतना ऊर्जा बनेगा। तो ये हो गया यूनिसेल्युलर, ये हो गया मल्टी सेल्युलर। तो मल्टी सेल्युलर में भाई कोशिका की संख्या अधिक ही होगी कंपैरेटिवली यूनिसेल्युलर में। तो वही बात लिखा गया कि जो यूनिसेल्युलर जीव है, या फिर एक कोशिकीय जीव है, या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, या बहुकोशिकीय जीव है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखिए जो बहुत ज्यादा एक्टिव सक्रिय सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया हार्ट या हैंड का एग्जांपल देके, तो जैसे हार्ट हो गया, हृदय हो गया, किडनी हो गया, आपका तंत्रिका तंत्र हो गया, मसल्स हो गया, ये सब बहुत ज्यादा एक्टिविटी, कहा जाए तो 24/7 ये वर्क करता है। जैसे हार्ट 24 घंटा धड़कता है, किडनी फिल्टरेशन का काम करते ही रहता है, तंत्रिका नर्वस टिश्यू वगैरह जितना, ये सारी चीज़ आपके 24/7 आपको कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा होता है। मसल्स आपके घूमते फिरते रहते हैं, तो चलते ही रहता, तो ये सभी में क्या होता है, एक्टिविटी अधिक होती है, तो इसमें संख्या भी अधिक होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपसे अगर कुछ एग्जाम्पल पूछ ले भाई
कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस में अधिक होगी, 4 ऑप्शन देखे तो आप इसको क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा जो आप ब्लड सेल मैंने पढ़ा दिया, ब्लड मैंने यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, हार्ट वगैरह तो मैंने पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा रखा है एप्लीकेशन में। और जो चाहते हैं इस तरह से शानदार वे में तरीके से तैयारी कर लेना तो ज्वाइन कर लीजिए, एकदम मिनिमम फी में अभी क्लासेस अवेलेबल है, कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बताया भी था कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और इसमें मैंने बहुत सारे एक्सेप्शन बातें बताई थी, ऊंट का, कैमल का, है ना। खैर, तो देखिए ये जो आपका आरबीसी, आरबीसी मतलब समझिए ये क्या है, एक सेल है, रेड ब्लड सेल है। ठीक है, यानी कि रुधिर क्या हो गया भाई, लाल रुधिर कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यानी एक मात्र ऐसी ये कोशिका है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। तो पूछा जाएगा कि आरबीसी में या फिर किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो याद रखेगा आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा और अंग है या फिर किसमें डीएनए, खुद का डीएनए पाया जाता है, तो मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। और एक अभी हम लोग आगे करेंगे, सेल में पढ़ेंगे, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी खुद का डीएनए उपस्थित होता है। देखिए सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए उपस्थित होता है, लेकिन सेल का एक ऐसा कोशिकांग है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें खुद का डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का एक अंग होता है, यानी प्लांट की कोशिका का एक अंग होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। तो अभी पहले ये समझिए कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। किस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में। और मैंने अभी आपको बताया था मैट्रिक्स के बारे में, क्या होता है मैट्रिक्स, जो क्रिस्टल यानी कि इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर में जो खाली स्पेस है मैट्रिक्स, जहां पे क्या होता है, एंजाइम होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, क्रोमेटिन, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली स्थान होता है जहां एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, फ्लूइड, क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर ही, यहीं पे क्या होता है आपका ऊर्जा बनाया जाता है। क्यों यहीं पे, क्योंकि यहीं पे तो भाई इनर मेम्ब्रेन में ही क्या होता है आपका, उसी के तल पे क्या होता है आपका ऑक्सीजोम स्थित होता है। यहीं पे आपका क्या होता है, ये हो गया F1 पार्टिकल, ये F0 पार्टिकल, यहीं पे आपका क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है इसी मैट्रिक्स के अंदर ही। और यानी कि एक ये जो फॉर्मेशन होता है, एक साइकिल हम इसका नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कर्ब साइकिल। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ब साइकिल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो साइकिल भी। चलिए आगे देखिए, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, फोल्डिंग होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया वो जिसको क्रिस्टई कहते हैं, ये क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टल, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है ना, इससे इसको लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है। अब जैसे कि देखिए, आप कोई चादर को, इतने बड़े चादर को जब आप फोल्ड करते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जब आप फोल्ड करेंगे और इसको इधर ऊपर रख देंगे तो ये आपका इतना स्पेस ले लिया। ठीक है, अब इसी चादर को आप क्या करेंगे, इस प्रकार से फोल्डिंग करते चले जाइए, फोल्डिंग इस प्रकार से करते चले जाइए, फोल्डिंग करते 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 और एक बार पूरा घुमा दीजिएगा, तो इसको फोल्डिंग करके ये इतना स्पेस में आप इसको ले आइएगा, है ना। लेकिन इसमें अंदर में जो है ना इस प्रकार से फोल्डिंग, यानी कि इसमें जो है यार देखिएगा बहुत ज्यादा स्पेस भागने के लिए मिल गया। तो ऐसा क्यों किया जाता है, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर अंदर में ऐसा इसलिए बनता है, जैसे समझिए एक ये स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन का, और एक आपका इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपका ये आपको दिखाया गया है ना, अभी आपने देखा भी था भाई, ये रहा। अब होगा क्या, देखिए अगर यहाँ पे देखा जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ पे जो एनर्जी इस प्रकार से ऐसे बनेगा, अब यहाँ पे एनर्जी कुछ इधर बना, इधर घुसते चला जाएगा, तो इसको स्पेस, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्यों, उतना अधिक यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो सके। क्लियर हो गया भाई, क्यों होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टल का, ये भी आपको मैंने बता दिया। चलिए, तो लार्ज सरफेस एरिया फॉर्मेशन ऑफ ये प्रोवाइड करता है, यानी कि क्रिस्टल जो होता है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्यों, ताकि एटीपी का अधिक से अधिक फॉर्मेशन हो सके, यानी कि केमिकल रिएक्शन के लिए लार्ज स्पेस प्रोवाइड करती है। अब यहां मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भाई, खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, आइए एक बार देखिएगा, इस फिगर को देखिए पहले ध्यान से देखिए, इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर उपस्थित होता है डीएनए, और ये है आपका पूरा का पूरा एक सेल। तो सेल का एक अंग होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सबसे बड़ा अंग होता है जिसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है। लेकिन सेल का एक और ऐसा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर क्या उपस्थित होता है भाई, डीएनए उपस्थित होता है। और एक ऐसा अंग होता है क्लोरोप्लास्ट, जो आपका प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या उपस्थित होता है, डीएनए। अब आ जाइए एनिमल सेल को देखिए, तो एनिमल सेल को अगर आप देखिएगा तो एनिमल सेल में ये आपका न्यूक्लियस है जहां पे आपका क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। और एक ऐसा अंग है
एनिमल सेल में भी, जिसको हमने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। और यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल, देखिए कहीं भी नाम मिल रहा, नहीं मिल रहा। क्लोरोप्लास्ट ये जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट आपका केवल और केवल आपका प्लांट सेल में मिलता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। डीएनए तो समझिए, आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए की उपस्थिति कोशिका के किस कोशिकांग में होता है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, और एक न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे। अच्छा, एक चीज और, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्या होता है, डीएनए के साथ साथ राइबोसोम भी होता है, 70S राइबोसोम भी होता है। एक तो 70S राइबोसोम होता है, और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो याद करिए, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था कि इसकी जो डीएनए होती है वो सर्कुलर होती है, और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि इसकी जो संरचना है किससे मिलती जुल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती जुलती है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर डीएनए उपस्थित है, इसके अंदर राइबोसोम है। राइबोसोम का क्या काम है भाई, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देना। तो अब जो कोशिका का जो काम है ना, कोशिका के अंदर डीएनए उपस्थित है, और इसके अंदर भाई क्या है, राइबोसोम है, वो भी प्रोटीन बना रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए है, और इसके अंदर भी राइबोसोम है, तो ये भी प्रोटीन बना, यानी कि कोशिका जो भी काम करता है उस कोशिका का 80% काम, मतलब ऐसा समझिए कि आपके ये पिताजी हो गए और ये आपके दादाजी हैं। ठीक है, तो दादाजी हेड है भाई, ये पिताजी उससे थोड़े से नीचे लेवल पे, लेकिन दादाजी जो काम कर लेते हैं, अब पिताजी भी उसका एटलीस्ट ऑलमोस्ट सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि भाई अब ये भी जॉब कर रहे हैं, इनका भी फैमिली हो गया है, तो इसका 80% काम खुद कर लेते हैं। यानी कि ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का पेरेंट्स हो गया, ये भी एक प्रकार का पेरेंट्स हो गया। यानी कि एक घर में दो पेरेंट्स हो गए, यानी कि बोल सकते हैं पेरेंट्स का ये मतलब पेरेंट जो है ये इस पेरेंट्स के अंदर आ गया। यानी कि इस सेल का जो काम है, इस सेल का 80% काम ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद अकेले कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए है, राइबोसोम है, प्रोटीन का फॉर्मेशन ये सब कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेल विथ इन सेल, यानी कि कोशिका के अंदर एक कोशिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की तरह, इसलिए हम बोलते हैं। और ये सेल जो प्लांट सेल, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, तो इसलिए हम बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल विथ इन यूकैरियोटिक सेल। क्यों नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अब इस स्ट्रक्चर को देखिएगा ध्यान से। ये है आपका एक सेल, जिसको हमने कहा प्लांट सेल, और ये हो गया आपका एनिमल सेल, यानी ये भी हो गया। अच्छा, ये प्लांट सेल एनिमल सेल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस है, जहां पे डीएनए उपस्थित है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, डीएनए उपस्थित है, एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम है। अब ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे डीएनए है और राइबोसोम भी उपस्थित है। ठीक है, अब समझिए, ये आपका क्या है भाई, एक सेल है, ये भी क्या आपका सेल है। तो ये जो सेल काम करता है उसका 80% काम जो है ये डीएनए भी कर लेता है, इसलिए हम कहते हैं सेल के अंदर एक और सेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम पड़ गया सेल विथ इन सेल, यानी कि सेल का जो काम है वो काम ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कर लेता है, इसलिए हम बोलते हैं सेल के अंदर एक और सेल, यानी कोशिका के अंदर एक और कोशिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है सर्कुलर पाया जाता है, और राइबोसोम 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो एज इट इज प्रोकैरियोटिक की तरह है। अच्छा, ये कैसा सेल है, यूकैरियोटिक, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, तो इसलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर हो गया, आप समझ में आ गया। चलिए, तो यहां पे जो मैंने बताया है वही बातें यहां पर लिखी गई है, देखिएगा यहां पे बता, चलिए देखते पढ़ते क्या लिखा गया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या भाई, डीएनए पाया जाता है, कैसा, सर्कुलर फॉर्म में। कोशिका में, अब देखिए कोशिका के, अब मैंने बताया क्या, कोशिका के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल, चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर तो एक डीएनए है ही, सेल का एक डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन एक डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खुद का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। तो ये अब माइटोकॉन्ड्रिया खुद से डिवाइड करना, यानी कि जैसे कि पिताजी और दादाजी है, तो दोनों अब एक तरह से क्या भाई सेम रोल पे आ जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास भी सारी सुविधाएं हैं तो इनके पास भी है। तो अब ये पिताजी जो है खुद से ही क्या करने लगेंगे, डिवीजन, मतलब अपना फैमिली स्ट्रक्चर बढ़ाना लगेंगे, एक दूसरे से संबंध बढ़ाने लगेंगे। तो ये डीएनए भी क्या करता है, खुद से ही क्या करता है, डिवीजन करने लगता है। वो सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका जब विभाजित होगा तब माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये डीएनए होने के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होने के कारण ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर देता है, सेल डिवीजन पर निर्भर नहीं करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन कैसे होता है भाई, तो यहाँ पे बाइनरी डिवीजन होता है, यानी कि द्विखंडन विभाजन होता है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कैसे, तो बाइनरी डिवीजन। अब समझिए एक चीज को, ये आपका सेल है,
अब सेल में ये प्लांट सेल है भाई, इसमें डिवीजन कैसे होता है? प्लांट सेल में डिवीजन याद करिए, ये यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक में मिटोसिस या मायोसिस डिवीजन होगा। तो अब ये विभाजित होगा भाई तो एक और सेल बनेगा, तो इसके अंदर समझिए ऐसे भाई, ये आपका सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका क्या है? सेल है, प्लांट या एनिमल सेल कोई भी हो सकता है। तो ये क्या आपका यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक सेल का विभाजन डिवीजन कैसे होता है? तो मिटोसिस या मायोसिस डिवीजन, याद करिए पहले के क्लासेस को। तो ये डिवाइड करके दो सेल बना लिया, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन अब ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी डीएनए है, सर्कुलर है, 70S राइबोसोम है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे स्ट्रक्चर है। और मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में मिटोसिस या मायोसिस डिवीजन नहीं होता, क्या होता है? बाइनरी डिवीजन होता है। तो ये इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद से सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है डिवीजन करके, बाइनरी डिवीजन का 2 माइटोकॉन्ड्रिया फिर से ये 4 इधर से बना लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्यों ये बाइनरी डिवीजन? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह होता है, इसमें डीएनए सर्कुलर होता है, 70S राइबोसोम, लेकिन ये आपका यूकैरियोटिक सेल है एक प्लांट से, तो इसमें मिटोसिस डिवीजन या मायोसिस डिवीजन ही होता है। चलिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर? सेल डिवीजन के ऊपर। इस पे खुद का अपना डीएनए होता है, इसलिए ये खुद ही डिवाइड करके बहुत मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर लेती है। ये भी क्लियर हो गया भाई? ये सब लाइनें नहीं समझ में आएगी, आप पढ़िएगा किताबों में। तो आगे बढ़िए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है? डीएनए है, मैंने बताया। राइबोसोम में कौन सा? 70S राइबोसोम प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए सेल जो काम करता है उसका 80% काम माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेता है, इसलिए हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विथ इन सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल विथ इन यूकैरियोटिक सेल कह देते हैं। क्लियर है? अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यानी कि जो कोशिका का, जो कोशिकांग में सबसे पहले जो बनने वाला अंग है ये माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सबसे प्रिमिटिव, सबसे प्राचीन कोशिकांग आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। और कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग है, ये दूसरे नंबर का ऐसा कोशिकांग है जो सबसे बड़ा कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होता है वो न्यूक्लियस होता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये कोशिका की, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए भाई। ठीक है, देखिएगा, ये जो आप कोशिका का आप जो फिगर देख रहे हैं ना, देखिए ये जो आप कोशिका का फिगर देख रहे होंगे, तो इस कोशिका के अंदर क्या है भाई? कोशिका के अंग है ना, ये सारे कोशिका के अंग है। इसमें जो सबसे बड़ा कोशिका होता है वो क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है, ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस। और इससे दूसरे नंबर में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे पुराना या सबसे पहले जो बनता है वो आपका कौन सा अंग बनता है कोशिका के अंदर? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनता है। यही बात यहां पे लिखी गई है। चलिए, तो यहां लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले बनने वाला क्या हो जाएगा? सेल ऑर्गेनेल हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैंने बताया, इसमें क्या होता है? खुद का डीएनए पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल का पूरा प्रॉपर्टीज अब रिवाइज कर लीजिए खुद से। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन जो आपको याद करना होगा, एक ऐसा यूकैरियोटिक स्पेसीज है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोनाइड मोनोसर्कोमोनोसिस, ऐसा स्पेसीज है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए आपसे पूछेगा कि वो कौन सा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा, ऑक्सीमोनाइड मोनोसर्कोमोनोसिस ऐसा स्पेसीज है जिसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब देखिए, जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, कैसे रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है, वो पूरी जिक्र यहाँ पे कर दी गई है। तो अब रिएक्शन समझिएगा। देखिए, अभी यहाँ मैंने आपको बताया, तो मैं एक बार रिवीजन कर दूं। एक ये हो गया आपका सेल। ये सेल के अंदर क्या होता है? ये आपका जो लिक्विड स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है, इसको आप क्या कहते हैं भाई? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, रिएक्शन 2 स्टेज में होगा। एक तो आपके साइटोप्लाज्म में होगा, यानी कि कोशिका द्रव में होगा। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। वो ब्रेक डाउन करता है एक पाइरूवेट में, और उसके साथ साथ 30 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन भी कर देता है। अब ये पाइरूवेट वगैरह उतना डिटेल आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो पूछा जाएगा आपसे ये एग्जाम में कि ग्लाइकोलाइसिस का जब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान कितनी एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है? तो 30 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है? ये पाइरूवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। अब ये पाइरूवेट का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होगा। और इसी को ब्रेक डाउन करने में क्या होते हैं? आपके एंजाइम पार्टिसिपेट। 2 एंजाइम का नाम मैंने बताया था, एटी फेज भी बोल सकते हैं और एटी सिंथेज भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफॉर्मिंग एंजाइम का नाम मैंने बताया था। वो सभी एंजाइम मिलके और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस पाइरूवेट को क्या करेंगे? 6 CO2 6 H2 और 8 ATP के फॉर्म में तोड़ देती है। तो यही 8 ATP जो एनर्जी बनती है, इस 8 ATP एनर्जी को क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कर लेती है, और जिस भी बॉडी के जिस कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए होती है वहां पे जाके खर्च कर देती है।
तो टोटल एनर्जी कितना डेवलप्ड हो गया 30 और 8, यानी कि टोटल एनर्जी कितना बनता है इस प्रोसेस में 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक ग्लूकोज के अणु का ब्रेकडाउन से कितने एटीपी का फॉर्मेशन, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 30 एटीपी मुक्त होती है, यानी टोटल एनर्जी 2880 किलो कैलोरी, किलो जूल में 686 बोलेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। अब यहां पे देखिए मैंने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, सबसे बड़ा नहीं दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, पहले नंबर में कौन होता है केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या समझ में आया। अब मेरी पूरी उम्मीद है अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का ये लेक्चर पूरा देख लिए हैं, नोट्स अच्छे से अपने पढ़ लिए, नोट्स को मैं शेयर कर दिया हूं टेलीग्राम में, तो एक सवाल माइटोकॉन्ड्रिया का ना छूटेगा और ना ही एक डाउट आपका बचेगा। तो ये बहुत सारे इसमें डाउट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एक तो सबसे पहले डाउट साइंटिस्ट को लेकर के आ जाते थे कि कौन सा साइंटिस्ट का नाम सही होगा भाई, कि एक आप इसको क्या बोलते हैं कॉलिकर साहब कहेंगे सही, ठीक है, कॉलिकर साहब को सही कहेंगे या अल्टमैन को कहेंगे या फिर बेंडा को सही कहेंगे। तो भैया खोज करता 1880 में इसी ने खोजा था रेखित पेशियों में कीटों के, लेकिन इसको बताया अल्टमैन ने कि ये सेल के अंदर इसकी उपस्थिति होती है और इसको नाम बेंडा ने दिया था 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों का रिलेशन क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हमने एक और नाम इसका बताया कांट्रियोजोम भी इसको कहते हैं। फिर इसके हमने हर एक संरचना के बारे पूरा डिटेल आपको समझा दिया चीजें। फिर ऑक्सीजोम को मैंने पूरा एकदम एक एक करके एक एक फिगर में बताया कि इसके दो पार्ट होंगे, बेस और हेड। हेड को F1 पार्टिकल कहते हैं। देखिए आपको ऑक्सीजोम में बोल देगा कि ऑक्सीजोम को किस नाम से भी जानते हो, तो F0 या F1 पार्टिकल भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो उसको टिक करिएगा। ये भी उसी को कह रहे हैं ना, क्योंकि उसके ही एक पार्ट है, एक आधार है, एक बेस हेड है, उसी को हम कह रहे हैं। और इसमें क्या होता है एंजाइम उपस्थित होता है, जैसे कि एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म चेन एंजाइम और एक होता है एटीपी सिंथेसिस। इस एंजाइम का काम क्या है भाई, ऊर्जा का फॉर्मेशन करना। ये कहाँ होता है ऑक्सीजोम के अंदर। ऑक्सीजोम कहाँ होता है इनर मेम्ब्रेन यानी मैट्रिक्स के अंदर होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है बहुत सारे एंजाइम, डीएनए, आरएनए। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा आरएनए होता है आरएनए में कौन सा आरआरएनए, और ये आरआरएनए कौन सा राइबोसोम बना देता है 70S राइबोसोम डीएनए के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है और कैसा स्ट्रक्चर होता है गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे मैंने बता दिया ये भाई क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन करके ऊर्जा का फॉर्मेशन करती है, न्यूट्रिएंट्स को लेकर उसका ब्रेकडाउन करती है ना, ग्लूकोज को लेकर ऑक्सीजोम में। ये मैंने आपको बताया, जो पावर हाउस ऑफ सेल और एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। और जो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, तो किसमें अधिक है किसमें कम है, ये डिपेंड करेगा कि उस कोशिका की एक्टिविटी कितनी अधिक है। जितना ज्यादा एक्टिविटी दिखाती होगी उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता। डीएनए किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस के अंदर में। मैट्रिक्स का मतलब मैंने बता दिया था, यहाँ सारी चीजें ये सब है। फिर यहाँ पे मैंने बताया आपका कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीजन होता है कैसा होता है, तो बाइनरी डिवीजन, क्योंकि इसमें अपना खुद का क्या होता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है। खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होने का इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर देता है, सेल के डिवीजन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए गोलाकार है, 70S राइबोसोम, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल की तरह एक्ट करता है, इसलिए इसमें डिवीजन भी कैसा होता है भाई बाइनरी डिवीजन होता है, मिटोसिस डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन यानी कि जो पूरा कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल है उसमें सेल डिवीजन होता है, इसलिए इसको हम कह देते हैं क्या भाई सेल विद इन सेल, क्योंकि जो कोशिका का काम है वो सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया 80% कर लेता है। और इसी को कहते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल विद इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम कहते हैं। फिर सबसे बड़ा कोशिकांग के बारे हमने इसका नाम बताया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। देन फिर हमने बताया कि एकमात्र ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ऑक्सीमोनाइड मोनोसर्कोमोनोसिस में नहीं पाया जाता है। रिएक्शन में टोटल जो रिएक्शन होता है एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने से टोटल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नंबर में याद रखेंगे ये पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त। अब यहां से माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग एक क्लास और लेंगे जिसमें आपका फुल आपका जितना भी सेल चैप्टर में अंग बच रहे हैं वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक 8 तक हमने चीजें खत्म कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे और डीएनए, आरएनए तो मैंने टाइप बता ही दिया, डीएनए को थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे, आरएनए का थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद क्रोमेटिन में क्रोमोसोम वगैरह पढ़ते हुए फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा द एंड। फिर हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन बहुत डिटेल में, हर एक डिवीजन को समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।